Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Umar bin Abid and you are watching Umar Linguistics. So in this video we are going to start a new book on phonetics and phonology by the name A Manual of English Phonetics and Phonology by Paul Scandra and Peter Burley. And today we'll discuss its lesson 1 part 2. On part 1 I have already made the video and I'll add the link of that video in the description below. This video or the videos on this book I am making on the request of some of my juniors whose exams are getting ahead. So I'll hope that I would be able to help them in the time limit. So still I will not make videos on this book in English but just in Urdu. But as their exams will be finished, so I'll make videos on this book in English as well. But in these videos which I am going to upload in this month or in September, so these will be only in Urdu, especially on this book. Other videos, if they are going, so they will be both in English and Urdu, as you can see. ठीक है, तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक, प्रिस्क्रिप्टिविज्म एंड डिस्क्रिप्टिविज्म, पैरोल वर्सेस लैंग, परफॉर्मेंस वर्सेस कंपिटेंस, 4 कोर एरियाज ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड अदर ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स. इसमें वो जितनी भी ब्रांचेज आ रही थी वो सब हमने देख ली थी. ठीक है, वो लेक्चर आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगा. इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं व्हाट आर फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, और जिसमें हम ये टॉपिक्स देखेंगे. हुज प्रोनाउंसिएशन आर वी डिस्क्राइबिंग, जिसमें हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड वैरायटी क्या है और आरपी वगैरह, और हाउ डू वी राइट डाउन स्पोकन लैंग्वेज, ये भी हम देखेंगे इसमें, स्पेलिंग, फोनेटिक, ट्रांसक्रिप्शन, आईपीए वगैरह. तो व्हाट आर फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, सबसे पहले ये देख लेते हैं. तो फोनेटिक्स को सिंपली हम कहते हैं स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स. लेकिन जब हम फोनेटिक्स की बात करते हैं तो फोनेटिक्स में एक इंडिविजुअल साउंड को जो है वो स्टडी किया जाता है. तो लिहाजा हमारे पास जो कंक्रीट स्पीच होती है उसे हम सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास है बुक, एक वर्ड. तो जब हम फोनेटिक्स में इस वर्ड को स्टडी करना चाहेंगे, हम हर जो इसमें जो 3 साउंड आ रहे हैं इनको जो है वो सेगमेंट कर देंगे, इनको अलग अलग कर देंगे. ठीक है, फोनेटिक्स में एक तो हम ये करते हैं. लिहाजा जो फोनेटिक्स है इसीलिए ये पैरोल से इसका ताल्लुक है, यानी परफॉर्मेंस से. ये पैरोल और परफॉर्मेंस मैं लास्ट लेक्चर में बात कर चुका हूँ. यानी फोनेटिक्स का ताल्लुक एक्चुअल स्पीच से है कि एक्चुअली हम क्या बोल रहे हैं. और जब हम एक्चुअल की बात करते हैं, आगे मैं मज़ीद भी इसको डिस्क्राइब करूँगा, तो हम माइनर डिटेल्स भी देखते हैं. ठीक है, इसकी मैं सिर्फ एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ. यह फुट, एक हम कोई इसे पढ़ता है फुट, कोई पढ़ता है पुट. अब एक जो है वो एस्पिरेटेड फ है और एक अनएस्पिरेटेड प है. ठीक है, तो फोनेटिक्स में जब हम साउंड्स को स्टडी करते हैं तो हम इन फीचर्स को भी देखते हैं. ठीक है, फोनेटिक्स की अगर ब्रांचेस की बात करें, 3 मेन ब्रांचेस होती हैं. आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, इसमें हम बात करते हैं कि जो हमारे स्पीच ऑर्गन्स हैं, जो हमारा पूरा वोकल ट्रैक्ट है, उसके ज़रिए हम किस तरह जो है वो स्पीच साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, अकूस्टिक फोनेटिक्स, इसमें हम ये देखते हैं कि हाउ स्पीच साउंड्स ट्रैवल इन दी एयर, कि जब स्पीच साउंड हवा में किस तरह ट्रैवल करते हैं. आमतौर पर इसमें हमारे पास फिर हम वेव फॉर्म्स को स्टडी करते हैं, स्पेक्ट्रोग्राम को स्टडी करते हैं. ठीक है, इस तरह की चीज़ों को. और एक थर्ड ब्रांच होती है ऑडिटरी फोनेटिक्स. ऑडिटरी फोनेटिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि जो स्पीच साउंड्स हैं वो लिसनर के ईयर तक किस तरह पहुंचते हैं, और फिर उधर से वो ब्रेन में जाके साउंड प्रोसेस किस तरह होता है, और उसके ज़रिए लिसनर जो है वो उसे अंडरस्टैंड किस तरह करता है. लेकिन इस पूरी बुक में हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स की तरफ ही होगा. एक और जो बात होती है कि आप फोनेटिक्स जो है वो एक नेचुरल साइंस है. आमतौर पर हम लिंग्विस्टिक्स
जब स्टडी करते हैं तो लिंग्विस्टिक्स एक सोशल साइंस है, लेकिन इसमें काफ़ी इस तरह के सब्जेक्ट हैं जो नेचुरल साइंस की तरफ भी मूव कर जाते हैं। अब फोनेटिक्स में क्योंकि हम फिज़िक्स ऑफ साउंड के साथ कई जगह पर अटैच हो जाते हैं, स्पेशली जब हम अकूस्टिक्स की बात करते हैं तो हम उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो जब ये देखते हैं कि साउंड वेव्स किस तरह ट्रैवल करती हैं, तो उसमें हम फिज़िक्स की तरफ काफ़ी चले जाते हैं। लिहाजा कुछ लोग कहते हैं कि फोनेटिक्स जो है वो नेचुरल साइंस भी है। फिर जब हम आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स की भी अगर डिटेल में बात करें तो हम मेडिकल की तरफ भी इसमें जा सकते हैं, अगर कुछ लोग स्पीच डिसऑर्डर्स को भी स्टडी करना शुरू कर दें, क्लिनिकल फोनेटिक्स वगैरह। अच्छा, खैर जो भी है, फोनोलॉजी को स्टडी करने के लिए फोनेटिक्स का इल्म जो है वो प्री रिक्विजिट है, यानी फोनेटिक्स का नॉलेज फोनोलॉजी को स्टडी करने के लिए ज़रूरी है। अब हम फोनोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो फोनोलॉजी की वैसे जो डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ स्पीच पैटर्न्स और हाउ स्पीच साउंड्स आर कंबाइंड और डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ लैंग्वेज। फोनोलॉजी में हम ये देखते हैं कि एक लैंग्वेज में जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इधर चले हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, कि उसमें साउंड्स जो हैं वो किस तरह कंबाइन होते हैं, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जब हम इंग्लिश की फोनोलॉजी को स्टडी करते हैं, हमें पता चलता है कि इंग्लिश में कोई भी वर्ड जो है एस और जेड से जो है वो शुरू नहीं होगा, एस और जेड, क्योंकि ये कम्बिनेशन या ये डिस्ट्रीब्यूशन इंग्लिश में, इंग्लिश की फोनोलॉजी में अलाउ नहीं है, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि जेड और एल से भी कोई वर्ड शुरू नहीं होता, ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जेड और एल के दरमियान अगर कोई वावल साउंड आ जाए, ठीक है, तो फिर वो जो है वो वर्ड जो है वो इंग्लिश की फोनोलॉजी में आ सकता है। यानी इसमें हम ये देखते हैं कि साउंड जो है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किस तरह कंबाइन होते हैं एक लैंग्वेज में। और फोनोलॉजी असल में है स्पीकर्स नॉलेज ऑफ द साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। हम जो भी नेटिव स्पीकर होता है या हम कोई भी लैंग्वेज जिसको हम लर्न कर लेते हैं, फुली लर्न कर लेते हैं, उसके साउंड सिस्टम का नॉलेज जो है वो हमारे ब्रेन में आ जाता है। यानी वो हमारे ब्रेन में ये पहले से होता है कि हमने ये साउंड्स किस तरह कंबाइन होंगे, बल्कि ये इतना अनकॉन्शियस नॉलेज होता है कि हमें भी नहीं पता होता कि हम साउंड्स को जो है वो किस तरह कंबाइन करके वर्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि नेटिव स्पीकर कभी भी एस और जेड से, इंग्लिश का नेटिव स्पीकर कभी भी कोई वर्ड शुरू नहीं करेगा, या जेड और एल से, क्योंकि उसके ब्रेन में ये पहले से नॉलेज मौजूद है, जिसे हम कॉम्पिटेंस या लैंग कहते हैं। अब ये एक फोनेटिक्स और फोनोलॉजी के दरमियान मेन डिफरेंस आ गया कि जो फोनेटिक्स है वो पैरोल या परफॉर्मेंस से उसका कंसर्न है, जबकि जो फोनोलॉजी है वो एक स्पीकर का नॉलेज है उस लैंग्वेज के साउंड सिस्टम के बारे में। उसे पता होता है कि इस लैंग्वेज में जो मेरी लैंग्वेज है, ख़ासतौर पर जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, उन्हें तो ये चीज़ लर्न भी ही नहीं करनी पड़ती, ठीक है, और उनके जहन में वो पहले से होता है कि साउंड का क्या कम्बिनेशन होगा, क्या नहीं होगा। इसीलिए जब हम किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, उसके लिए हमें उस लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर्स की ज़रूरत होती है कि वो किस तरह लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो किस तरह कम्बिनेशन में साउंड्स को ला रहे हैं, किस तरह नहीं ला रहे, ठीक है। फोनोलॉजी की जो मेन ब्रांचेस हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है सेगमेंटल फोनोलॉजी। सेगमेंटल फोनोलॉजी, जैसे हमें वर्ड से ही पता चल रहा है, सेगमेंट से, सेगमेंटेशन ऑफ अ लैंग्वेज इनटू इंडिविजुअल स्पीच साउंड्स। सेगमेंटल फोनोलॉजी में हम इंडिविजुअल स्पीच साउंड्स को जो है वो स्टडी करते हैं, जो कि फोनेटिक्स हमें प्रोवाइड करती है, क्योंकि फोनेटिक्स जो है वो एक साउंड को अलग अलग कर देती है। तो यानी हम हर साउंड को जब इंडिविजुअल स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, तो वो सेगमेंटल फोनोलॉजी होगी। लेकिन फोनेटिक्स में जैसे हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या परसेप्शन ऑफ स्पीच के साथ भी कंसर्न होते हैं, यानी अकूस्टिक्स के साथ या ऑडिटरी फोनेटिक्स के साथ भी कंसर्न होते हैं। लेकिन फोनोलॉजी में हमारा ये कंसर्न नहीं होता। फोनोलॉजी में हमारा सिर्फ ये कंसर्न होता है कि साउंड्स जो हैं वो फंक्शन किस तरह करते हैं, यानी दो साउंड कंबाइन जब होते हैं, दो या दो से साउंड, तो एक वो वर्ड बन जाता है, ठीक है, और उसका फंक्शन क्या है, और देयर पॉसिबल कम्बिनेशन विद इन अ साउंड सिस्टम, जो मैं अभी पहले बात कर चुका हूँ। यानी फोनोलॉजी में हमारा यही मकसद होता है, ये देखना कि एक लैंग्वेज में
अगर हम उर्दू की बात कर रहे हैं तो उर्दू में कौन कौन से साउंड्स कम्बिनेशन पॉसिबल हैं, उर्दू में कौन कौन से साउंड्स कम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। यानी उर्दू में कभी भी आपने ये गाइन जो होता है, गाइन और गाइन से कोई भी इस तरह वर्ड नहीं आपने देखा होगा, क्योंकि ये उर्दू में उर्दू की जो है वो फोनोलॉजी में पॉसिबल नहीं है। तो फोनोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे कि हम ये देखेंगे कि साउंड्स किस तरह साउंड्स का फंक्शन क्या है, यानी वो कंबाइन होके कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, क्या करते हैं, और ये कि उनका पॉसिबल कम्बिनेशन क्या है, जिसकी मैं आपको अभी 1-2 एग्जांपल दे चुका हूँ। ये आने वाले चैप्टर्स में हम मज़ीद देखेंगे। ठीक हो गया। और जो दूसरी ब्रांच है मेन, सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी, यानी सुप्रा सेगमेंटल यानी सेगमेंट से अबव, इससे हम प्रोसोडी भी कहते हैं। इसमें हम आमतौर पर जो चीज़ें देखते हैं, स्ट्रेस, रिज़म एंड इंटोनेशन, आने वाले चैप्टर्स में इनके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे। मैं सिर्फ इधर स्ट्रेस की जैसे एक एग्जांपल दूंगा। इंग्लिश में फॉर एग्जांपल ऐसे वर्ड्स जो एज अ नाउन भी यूज़ हो सकते हैं, एज अ वर्ब भी यूज़ हो सकते हैं। जैसे मेरे पास एक वर्ड है CONTACT, जब ये एज अ नाउन यूज़ होता है तो स्ट्रेस जो है वो फर्स्ट सिलेबल पे होती है, यानी कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, तो ये नाउन है। लेकिन जब मैं इसे एज अ वर्ब यूज़ करूँगा तो मैं इसे कहूँगा कॉन्टैक्ट, यानी मैं इस पे स्ट्रेस दूंगा। तो ये वर्ब है और ये नाउन है। इस तरह रिदम ऑफ स्पीच, ठीक है, कि एक स्पीच जो है वो किस तरह रिदम में चलती है, और इंटोनेशन जिसे हम राइज एंड फॉल ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे एक मैं कह सकता हूँ वेल, एक मैं कहता हूँ वेल, ठीक है। तो ये हम आने वाले चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। ये इधर एक स्पीच चेन है जिससे हमारा मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में डिफरेंस है, यानी स्पीकर्स ब्रेन जो है वो फोनोलॉजी है, यानी स्पीकर के ब्रेन में जो लैंग्वेज का नॉलेज है वो फोनोलॉजी है, यानी उस साउंड सिस्टम का, उसकी जो लैंग्वेज है उसके बारे में। स्पीकर्स माउथ, यानी स्पीकर जब बोलता है एक्चुअल जो वो प्रोड्यूस कर रहा होता है वो आर्टिकुलेटिव फोनेटिक्स में आ जाएगा। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड थ्रू एयर, कि एयर में साउंड किस तरह ट्रैवल करता है, वो अकूस्टिक फोनेटिक्स में आ जाएगा। लिसनर्स ईयर, तो ये ऑडिटरी फोनेटिक्स में आ जाएगा, जिसमें हम ये चीज़ें स्टडी करेंगे कि लिसनर किस तरह सुनता है और ब्रेन से वो किस तरह प्रोसेस करता है। और लिसनर्स ब्रेन जब आ जाएगा, अब लिसनर ने एक साउंड सुना है, एक वर्ड सुना है, उसे वो अंडरस्टैंड किस तरह कर रहा है, वो भी जाहिर है। जब हमारे सामने कोई वर्ड बोला जाता है बुक, तो हमारे माइंड में पहले से एक बुक का परसेप्शन है ना, तो इसलिए वो भी हमारी कंपिटेंस से रिलेटेड है कि हम बुक को क्या समझते हैं। ठीक हो गया। हुज प्रोनाउंसिएशन आर वी डिस्क्राइबिंग, इस बुक में हम किस प्रोनाउंसिएशन को डिस्क्राइब करेंगे, कौन सी प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टैंडर्ड वैरायटी की बात करते हैं कि स्टैंडर्ड वैरायटी होती क्या है। जब भी हम लिंग्विस्टिक एनालिसिस करते हैं तो हम पहले ये डिफ़ाइन करते हैं कि हम किस लैंग्वेज को स्टडी करना चाह रहे हैं, यानी किस लैंग्वेज का हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और फिर उस लैंग्वेज में हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि क्या हम किसी पर्टिकुलर डायलेक्ट को स्टडी करने जा रहे हैं या किसी एक स्पेसिफिक जॉनरा को स्टडी करने जा रहे हैं, यानी क्या सिर्फ हम एसेज की लैंग्वेज देखना चाह रहे हैं या हम चिल्ड्रन स्पीच को देखना चाह रहे हैं। यानी हम जब भी लिंग्विस्टिक एनालिसिस करते हैं तो हम अपना जो है वो क्या कहते हैं कि अपना व्यू जो है या अपना काम उसे एक स्पेसिफिक कर लेते हैं कि हम ये चीज़ें स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, और जब हम लैंग्वेज टीचिंग की बात करते हैं, जिसमें आमतौर पर हम सेकंड लैंग्वेज लर्निंग की भी बात करते हैं, तो उसमें अब जाहिर है जब स्पीकर्स को सेकंड लैंग्वेज सिखानी हो, आमतौर पर ये तरीका अपनाया जाता है कि एक स्टैंडर्ड वैरायटी को सिलेक्ट किया जाता है। यानी हमने अगर किसी को अरबिक सिखानी है, अब अरबिक के काफ़ी ज़्यादा डायलेक्ट्स होंगे, एक्सेंट्स होंगे, तो हम एक स्टैंडर्ड वैरायटी उसकी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह इंग्लिश किसी को टीच करनी है तो हम लैंग्वेज टीचिंग में एक स्टैंडर्ड वैरायटी या जिसे सिर्फ स्टैंडर्ड भी कहा जाता है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, जो उस लैंग्वेज की ऐसी फॉर्म होती है जो आमतौर पर एजुकेटेड स्पीकर से एसोसिएट होती है। ठीक है, और अ स्टैंडर्ड देयर फॉर इज़ अ सोशियोलेक्ट रैदर देन अ डायलेक्ट। इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यानी इधर हमने बात की है कि आमतौर पर किसी भी लैंग्वेज की जो स्टैंडर्ड वैरायटी होती है जो हम लैंग्वेज टीचिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो आमतौर पर वो वाली वैरायटी होती है जो उस लैंग्वेज के एजुकेटेड स्पीकर्स बोल रहे होते हैं।
और अब एजुकेटेड स्पीकर्स बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो सिर्फ किसी एक रीजन से बिलोंग नहीं कर रही वो वैरायटी, बल्कि वो एजुकेटेड स्पीकर से बिलोंग कर रही है, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल से बिलोंग कर रही है। जब हम एक ग्रुप की लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, एक स्पेसिफिक ग्रुप की लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, तो उसे हम सोशियो लेक्ट कह देते हैं, यानी सोशियो सोशल से आया है और लेक्ट जो है वो लैंग्वेज से। ठीक है, लिहाजा इसलिए हम ये कहेंगे कि जो स्टैंडर्ड वैरायटी आमतौर पर होती है वो सोशियो लेक्ट होती है रादर देन अ डायलैक्ट। डायलैक्ट हम उसे क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि डायलैक्ट होता है रीजनल बेस, यानी फॉर एग्जांपल पंजाब है, पंजाब में हम कह देते हैं कि पंजाब के जो है वो हाफ एरिया में एक डायलैक्ट बोला जाता है। अब जाहिर है उस डायलैक्ट में सब लोग तो एजुकेटेड अगर हों भी, लेकिन उनमें से भी जो एक स्पेसिफिक जो है वो एक ग्रुप होगा जिसकी स्पीच स्टैंडर्ड कंसीडर की जाती होगी, या वो हाईली एजुकेटेड होंगे तो उनकी स्पीच जो है वो स्टैंडर्ड कंसीडर की जाती होगी। ठीक है, और ठीक है, इसको हम इस तरह मज़ीद समझ सकते हैं कि इंग्लिश की जो स्टैंडर्ड वैरायटी है जीबी में, यानी ग्रेट ब्रिटेन में, वो है स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है, या जिसे किंग्स इंग्लिश भी कहा जाता है, क्वींस इंग्लिश भी कहा जाता है, या बीबीसी इंग्लिश भी कहा जाता है, या ऑक्सफोर्ड इंग्लिश भी कहा जाता है। और इसी तरह स्टैंडर्ड वैरायटी जो यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट्स में, उसे जनरल अमेरिकन या स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश कहा जाता है। ठीक है, तो अब रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, जो कि एक एक्सेंट है। तो अब कोई भी जो स्टैंडर्ड वैरायटी होती है किसी भी लैंग्वेज की, उसकी ग्रामर भी फिक्स होती है, वोकैबुलरी भी फिक्स होती है। अब देखें आमतौर पर इधर पाकिस्तान में आमतौर पर हम फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश को। अब जो हम ग्रामर यूज़ कर रहे हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश, कंप्लीट ब्रिटिश इंग्लिश में वही ग्रामर यूज़ हो रही है। ठीक है, जो हम वोकैबुलरी यूज़ करते हैं हम वही यूज़ करते हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ हो रही है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमारी चेंज है। वो बल्कि अगर हम यूके में भी जाएंगे, उधर भी वन रीजन टू दी अदर रीजन प्रोनाउंसिएशन चेंज होती रहती है। ठीक है, तो लेकिन जो वो स्टैंडर्ड वैरायटी को हम फॉलो कर रहे हैं रिटन में, वो सेम ही रहती है अक्रॉस द डायलैक्ट्स भी। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन चेंज होती रहती है रीजनल ओरिजिन की वजह से, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, सोशल ग्रुप की वजह से भी चेंज हो जाती है। ख़ास तौर पर ये इंग्लिश की जब हम बात करते हैं, इवन के अगर आप अपने इर्द गिर्द भी एनालाइज करें, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पीपल होते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगी। ठीक है, उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी डिफरेंट होती है, और एथनिसिटी की बेस पर भी जो है वो प्रोनाउंसिएशन चेंज हो सकती है, कि यानी आप एशियन ओरिजिन हैं, आप जो है वो अफ्रीकन ओरिजिन हैं, आप यूरोपियन ओरिजिन के हैं। ठीक है, या आप किस सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी आमतौर पर ये हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं कि आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या अपर क्लास से या वर्किंग क्लास से, उसकी बेस पर भी जो स्पीच में डिफरेंस आता है, इवन के प्रोनाउंसिएशन में भी। ठीक है, तो रिटर्न जो लैंग्वेज आमतौर पर होती है, यानी जो एक पूरी जो स्टैंडर्ड वैरायटी होती है उसमें जो रिटर्न होता है वो तो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है। ठीक है, मुख्तलिफ बेसिस की वजह से, और इसीलिए हम यूज़ करते हैं टर्म एक्सेंट की। ठीक है, तो एक्सेंट का मतलब होता है कि द वे अ वैरायटी इज़ प्रोनाउंस, कि एक लैंग्वेज वैरायटी को प्रोनाउंस किस तरह किया जा रहा है। जैसे हम कहते हैं कि ये अमेरिकन एक्सेंट है, ये ब्रिटिश एक्सेंट है, ये वेल्श एक्सेंट है, ये अफ्रीकन एक्सेंट है। ठीक है, कि प्रोनाउंसिएशन में जब हम डिफरेंस की बात करते हैं, इन्हीं में से अब जब हमारे पास डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं, उन्हीं एक्सेंट्स में से ऐसा एक्सेंट जिसके साथ ज़्यादा प्रेस्टीज अटैच हो। प्रेस्टीज का मतलब होता है कि जिसे लोग ज़्यादा अच्छा समझते हो या जिसके साथ पावर अटैच हो। ऐसे एक्सेंट को आमतौर पर टीचिंग, प्रोनाउंसिएशन टीचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो वाला एक्सेंट जिसके साथ ज़्यादा प्रेस्टीज अटैच होती है उसको आमतौर पर प्रोनाउंसिएशन टीचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और अब स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश में जो सबसे फेमस या प्रेस्टीजियस एक्सेंट है उसको सबसे पहले कहा जाता था पब्लिक स्कूल प्रोनाउंसिएशन, और बाद में उसे रिसीव प्रोनाउंसिएशन कहा जाने लग गया, और अब इवन के इसे बीबीसी प्रोनाउंसिएशन भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो यानी स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश में जो मेन
जो वो एक्सेंट जिसके साथ सबसे ज़्यादा प्रेस्टीज अटैच है वो BBC प्रोनाउंसिएशन है या रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है। और जो अमेरिका में आमतौर पर जो कोई ऐसा एक्सेंट नहीं है, ख़ास तौर पर यानी जो अमेरिका में जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है वो जनरल अमेरिकन है, इसमें कोई ऐसा एक्सेंट नहीं है स्पेसिफिकली जिसके साथ इसी तरह प्रेस्टीज अटैच हो जिस तरह सी प्रोनाउंसिएशन को के साथ अटैच है। और इसी को आमतौर पर नेटवर्क स्टैंडर्ड या नेटवर्क इंग्लिश भी कहा जाता है, लेकिन ये जनरल अमेरिकन की बात हो रही है। ठीक है। तो आरपी जो है, अब आरपी किस डायलेक्ट में आती है यानी किस रीजनल डायलेक्ट में आती है, तो आरपी जो है वो बोली जाती है साउथ ईस्ट इंग्लैंड में, यानी साउथ ईस्ट इंग्लैंड में वो स्पीकर्स मौजूद हैं जो आरपी बोलते हैं। ठीक है, ये हम कहेंगे। यानी और दूसरे अल्फाज में साउथ ईस्ट इंग्लैंड में जो इंग्लिश में साउथ ईस्ट इंग्लिश का जो डायलेक्ट है उसमें एक ऐसा सोशियोलेक्ट है जो आरपी बोलता है। ठीक है। रिसीव्ड से मुराद ये नहीं है कि बाकी जो हैं वो अनरिसीव्ड हैं या बाकी जो एक्सेंट्स हैं वो बुरे हैं। ठीक है। ये मैं इधर क्लियर करना चाहता हूँ कि लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एक्सेंट जो है या कोई भी लैंग्वेज जो है वो एक दूसरे से सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है। रिसीव प्रोनाउंसिएशन को टीचिंग एज अ फॉरेन लैंग्वेज, स्पेशली जब इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज यूज़ की बात होती है, तो ब्रिटिश टीचर्स रिसीव प्रोनाउंसिएशन को या और भी कई कंट्रीज़ में रिसीव प्रोनाउंसिएशन सिर्फ इसलिए प्रीफर की जाती है कि रिसीव प्रोनाउंसिएशन पर काम ज़्यादा हुआ है। ये ऐसा एक्सेंट है जिसे फुली डिफ़ाइन किया गया, ये ऐसा एक्सेंट है जिसकी बेस पर डिक्शनरीज बनी हुई हैं, ये ऐसा एक्सेंट है जिसकी बेस पर टेक्स्ट बुक्स भी बनाई जाती हैं। लेकिन हर जगह रिसीव प्रोनाउंसिएशन यूज़ नहीं होती। कई कंट्रीज़ में जनरल अमेरिकन को यूज़ किया जाता है, कई कंट्रीज़ अपनी ही वैरायटी को टीच करते हैं। ठीक है। तो ये हर जगह ये सिचुएशन नहीं है, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में रिसीव प्रोनाउंसिएशन को पढ़ाया जाता है। और आरपी को सबसे पहले ब्रिटिश फोनेटिशियन डेनियल जोन्स, ठीक है, उन्होंने डिस्क्राइब किया था और उसका जो फर्स्ट एडिशन था कैम्ब्रिज इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी, अब इसका शायद 8th एडिशन आ चुका है। ठीक है, वो भी मैं आपको किसी लेक्चर में दिखाऊंगा। तो उन्होंने सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया था, आरपी को, रिसीव प्रोनाउंसिएशन। आरपी इंटरेस्टिंगली यानी आरपी एक मोस्ट प्रेस्टिजियस एक्सेंट कंसीडर किया जाता है, लेकिन पूरी ब्रिटिश पॉपुलेशन में सिर्फ 3 to 4% लोग हैं जो आरपी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आमतौर पर आरपी ये भी कंसीडर किया गया था कि जो आरपी बोलते हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। बहरहाल मैं आपको रीज़न्स बता चुका हूँ कि आरपी को जो है वो एज अ स्टैंडर्ड टीचिंग के लिए यूज़ करने का मकसद क्या है, कि इसमें डिक्शनरीज बनी हैं, सारी बुक्स वगैरह। ठीक है, और अदरवाइज़ कोई आरपी कोई जो है वो यूके का कोई ऐसे ब्रिटिश वो ये नहीं हम कह सकते कि उधर का आरपी ही स्टैंडर्ड एक्सेंट है। और भी काफ़ी ज़्यादा उधर वैराइटीज़ हैं जिनके साथ प्रेस्टीज अटैच है, वो भी हम कभी बात करेंगे। तो लिहाजा इस बुक में जो है हम आरपी को ही डिस्क्राइब करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि हाउ डू वी राइट डाउन स्पोकन लैंग्वेज। स्पोकन लैंग्वेज को हम ट्रांसक्राइब किस तरह कर सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं। एक तो तरीका है जी ट्रेडिशनल स्पेलिंग वाला। ठीक है, जिसमें हम आमतौर पर यानी हमारा मकसद, अब हम फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, हमने किसी की भी प्रोनाउंसिएशन को डिस्क्राइब करना है। तो किसी की भी प्रोनाउंसिएशन को डिस्क्राइब करने के लिए या साउंड्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक मेथड की ज़रूरत है। ठीक है, जिसमें हम उन साउंड्स को जो एक बंदा बोल रहा है उसे हम एक्यूरेटली ट्रांसक्राइब कर सकें। तो जो फर्स्ट मेथड है वो ट्रेडिशनल अल्फ़ाबेटिक स्पेलिंग सिस्टम है। यानी इंग्लिश में जो हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट हैं, अगर हम किसी के साउंड को लिखना चाहें तो हम वो जो बोले उसे इस फॉर्म में ट्रांसक्राइब कर दें, जिसे ऑर्थोग्राफी भी कहा जाता है। लेकिन इस सिस्टम में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो ये है कि 1-to-1 साउंड लेटर रिलेशनशिप नहीं रहता। यानी इंग्लिश में एक साउंड के साथ
एक एक लेटर के साथ सिर्फ एक साउंड अटैच नहीं है। जिसकी एग्जांपल है कि ही में जो सेकंड साउंड है, ही में सेकंड साउंड जो है वो है ई, ठीक है। ही में जो सेकंड साउंड है वो ई है, लेकिन सी में डबल ई है, लेकिन साउंड वही है जो ही में है। सी में ई, ए से ई साउंड आ रहा है। सीज में एस ई आई से ई साउंड आ रहा है। पीपल में ई ओ से ई साउंड आ रहा है। की में ई वाई ई साउंड दे रहा है। सीजार, इसमें ए ई जो है वो ई साउंड दे रहा है। बिलीव में आई ई दे रहा है। अमीबा में ओ ई दे रहा है। मशीन में सिर्फ आई ई का साउंड दे रहा है। और सिली में जो है वाई जो है वो ई का साउंड दे रहा है। तो इंग्लिश में ये प्रॉब्लम है कि और भी कई लैंग्वेजेस में इस तरह का प्रॉब्लम है कि अगर हम अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए किसी की स्पीच को ट्रांसक्राइब करेंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा अल्फ़ाबेट कम्बिनेशन है, लेकिन वो सिर्फ एक ही साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के मुताबिक तकरीबन 13.7 जो है वो डिफरेंट स्पेलिंग है पर साउंड, यानी एक साउंड के लिए इंग्लिश में तकरीबन 13 डिफरेंट स्पेलिंग्स जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं। इधर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 इधर हमारे पास डिफरेंट स्पेलिंग हैं। 11 डिफरेंट स्पेलिंग है, लेकिन ये सिर्फ एक साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई को। तो इंग्लिश में तकरीबन 13.7 डिफरेंट स्पेलिंग पर साउंड है और 3.5 साउंड जो हैं वो पर लेटर हैं। यानी अगर एक 3.5 साउंड्स पर लेटर, यानी इंग्लिश में हर लेटर कम अज़ कम 3 साउंड्स दे रहा होता है, ठीक है। हर लेटर कम अज़ कम 3 साउंड्स दे रहा होता है, ठीक है। यानी ये जो ई की अगर हम बात करें, इधर ये ही है ना, लेकिन बैट में क्या है, ये ए दे रहा है, ठीक है। और इसी तरह कई जगहों पर ये कोई और साउंड दे देगा, ठीक है। बीट, ठीक है, बिट, ठीक है, इस तरह। यानी बिट में तो खैर आई आ जाता है। यानी मतलब ये है कि इंग्लिश में हर लेटर कम अज़ कम 3.5 डिफरेंट साउंड्स जो है वो दे सकता है। और इंग्लिश में तकरीबन 13.7 जो हैं वो डिफरेंट स्पेलिंग होते हैं और उनसे एक साउंड ही बन रहा होता है, ठीक है। इस कंफ्यूजिंग नेचर की वजह क्या है कि इंग्लिश में क्यों इस तरह है। 1476 में विलियम कैक्सटन ने सबसे पहले जो है वो प्रिंटिंग हाउस को शुरू किया था लंदन में, और उस वक्त से काफ़ी साउंड चेंजेस को स्पेलिंग के साथ जो है वो मिलाया नहीं गया। यानी साउंड और स्पेलिंग में तब से ही जो है वो ये 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं रखा गया। अब इसी एज की जो प्रोनाउंसिएशन थी, यानी जिसे एज ऑफ चौसर यानी चौसर कहा जाता है, तो चौसर से शेक्सपियर तक की जो एज है, ठीक है, इसमें जो स्पेलिंग यूज़ होते थे, ठीक है, वो स्पेलिंग आज तक चलते आ रहे हैं, उनमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। एक तो ये वजह कि स्पेलिंग और साउंड में जो है वो 1-to-1 रिलेशनशिप तब से नहीं रखा गया। दूसरी वजह यह है कि हाई नंबर ऑफ बोरोइंग, इंग्लिश में वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस से, कोई लैटिन, ग्रीक, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन बोरो किए जाते हैं, और जब वो वर्ड्स बोरो किए जाते हैं तो वो वर्ड जिस तरह उस लैंग्वेज में प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत डिफरेंट हो जाती है, लेकिन स्पेलिंग आमतौर पर उसी तरह रहते हैं। तो वो जिस लैंग्वेज से आ रहे होते हैं, तो हर लैंग्वेज का जो है वो फोनोलॉजी तो डिफरेंट है। किसी लैंग्वेज में ई आई ई साउंड दे रहा होगा, किसी लैंग्वेज में आई ई दे रहा होगा, एक ये वजह है, ठीक है। स्पेलिंग रिफॉर्म्स जो हैं, इसकी बात हुई 16वीं सेंचुरी में, कुछ लोगों ने बात की, जैसे जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन, चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है, रूजवेल्ट, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, थोड़ी बात हुई, ठीक है, थोड़ा बहुत हुआ भी काम, ठीक है, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा जो है वो इरेगुलरिटी पाई जाती है साउंड और स्पेलिंग में।
वैसे ब्रिटेन में एक सोसाइटी है सिंप्लीफाइड स्पेलिंग सोसाइटी जो इस तरह की चीज़ों को देखती है, और अमेरिका में है स्पेलिंग एसोसिएशन यानी यूनाइटेड स्टेट्स में। एक स्टडी में ये भी बताया गया कि तकरीबन इंग्लिश में 500 वर्ड्स जो हैं वो इस तरह के हैं, या 500 से भी कम वर्ड्स हैं जिनके स्पेलिंग जो है वो इर्रेगुलर है। लेकिन ये तो हमें बहुत कम तादाद लग रही है। फिर इसका जवाब ये दिया गया कि अगर 500 वर्ड्स ही हैं, अगर ये मान लिया जाए कि 500 सिर्फ इंग्लिश में 500 वर्ड्स ही हैं जिनका स्पेलिंग और साउंड का जो है वो स्पेलिंग और साउंड में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, तो ये उसका फिर जवाब दिया गया कि ये 500 वर्ड्स वो वाले वर्ड्स हो सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से इर्रेगुलरिटी हमें ज़्यादा नज़र आ रही होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की। तो अब स्पीच को एक्यूरेटली ट्रांसक्राइब करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां हम हर साउंड को एक सिंबल दे सकें। इसी सिस्टम को कहते हैं हम फोनोग्राफिक राइटिंग, और कई लैंग्वेजेस इस तरह हैं भी जिन्हें हम फोनोग्राफिक राइटिंग कहते हैं। ठीक है, जहां हर साउंड के लिए एक अलग लेटर है, और वो वाले सिंबल जो हम इन स्पीच साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं फोनोग्राफिक राइटिंग में, उन्हें हम फोनेटिक सिंबल कहते हैं। और जो पूरा सेट होता है यानी उन साउंड्स का, उन्हें हम फोनेटिक अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, और इन फोनेटिक अल्फ़ाबेट को ट्रांसक्राइब करते हुए हमें कभी कभार कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, कुछ स्मॉल ऑल्ट्रेशंस उन साउंड्स के ऊपर हम ऐड कर देते हैं जिन्हें हम डायाक्रिटिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे मैं कहूँ ये है टीयर, जब मैं इसे ट्रांसक्राइब करूँगा तो इधर इसके ऊपर मैं छोटा सा एक एच डाल दूँगा, ये डायाक्रिटिक होता है। यानी वो जो स्मॉल सिंबल्स होते हैं जो मज़ीद डिटेल ऐड करने के लिए जो है वो फोनेटिक अल्फ़ाबेट के साथ ऐड किए जाते हैं, जैसे अब ये एस्पिरेशन का डायाक्रिटिक है। और जो टर्म है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ये उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कि जब हम एक जो वर्ड है या एक जो रिटन वर्ड है, ऑर्थोग्राफिक वर्ड है, उसे जब हम फोनेटिक सिंबल्स में ट्रांसक्राइब करेंगे तो इस प्रोसेस को हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट की, या जिसे IPA भी कहा जाता है। IPA जो है द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, ये वर्ल्ड वाइडली जो है वो मोस्ट यूज्ड और मोस्ट सूटेबल फोनेटिक अल्फ़ाबेट सिस्टम है। ठीक है, ये 1889 में पब्लिश हुआ था फ्रांस में, और इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ने इसे पब्लिश किया था, और तब से ये रिवाइज इसे डिफरेंट फोनेटिशियंस जो एक्सपर्ट होते हैं वो देखते हैं कि जब यानी मज़ीद अब लैंग्वेजेस को स्टडी किया जा रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो कुछ इस तरह के साउंड्स हैं जो न्यू साउंड्स हैं, तो वो जब रिवाइज्ड एडिशंस आते हैं तो उनमें वो जो है ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, 1996 में भी एक एडिशन आया था। ठीक हो गया, जब ये डेवलप किया गया था तो एक ग्रुप ऑफ फोनेटिशियंस ने इसे डेवलप किया था, जिसमें डेनियल जॉन्स यानी जिनकी हम बात कर चुके हैं, जिनकी कैम्ब्रिज इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी भी थी, है अब भी, वो भी इसमें शामिल थे। और ये जो कॉन्सेप्ट था ये प्रपोज किया था डैनिश लिंग्विस्ट ओटो जेस्पर्सन ने। ठीक है, उनका ये कॉन्सेप्ट था, यानी उन्होंने ये आइडिया दिया था। IPA जो चीज़ नहीं प्रोवाइड करती वो है प्रोसोडिक ट्रांसक्रिप्शन, यानी IPA कोई इस तरह की ट्रांसक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करती जिससे हमें स्ट्रेस, इंटोनेशन यानी सुप्रासेगमेंटल फीचर्स के बारे में जो है वो पता चल सके। IPA में जो कई सिंबल्स हैं वो रोमन अल्फ़ाबेट की तरह ही हैं जैसे कि हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कई सिंबल्स तो इसी तरह के हैं जो कि हम आमतौर पर अल्फ़ाबेट में भी यूज़ करते हैं, ब, ड, ठ, ज, स। इससे कभी कभार कुछ स्पीकर्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये क्या सिंबल है या लेटर है, लेकिन ज़ाहिर है वो जब हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कर रहे होंगे तो हमारे जहन में होता है कि ये फोनेटिक सिंबल्स ही हैं। कुछ कन्वेंशंस हम यूज़ करते हैं जब हम ये ट्रांसक्रिप्शन करते हैं।
फ़ोनेटिक सिंबल्स आमतौर पर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं, यानी जब हम किसी की एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन को ट्रांसक्राइब कर रहे हों, यानी जब हमारा मकसद हो कि हम जिस तरह सुन रहे हैं हमने उस तरह ट्रांसक्राइब करना है, एक्चुअल बिल्कुल उसी तरह, तो हम जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में वो ट्रांसक्रिप्शन को इनक्लोज करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल एक बंदा बोल रहा है फाक फाक, ठीक है, अब वो जो है वो अब जैसे मैंने बोला तो मैंने इसमें जो है वो एस्पिरेशन ऐड किया, तो मैं इसको इस तरह करूँगा फाक, और मैंने आर दरमियान में नहीं बोला और मैंने आ को थोड़ा लॉन्ग किया, ठीक है। तो मैं इसे अब ये मैंने अपनी बिल्कुल एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन को जो है वो इधर ट्रांसक्राइब किया। लेकिन अगर हमने सिर्फ ये रिप्रेजेंट करना हो एक कंक्रीट अटरेंस को, इन तो उन्हें हम स्लैशेस में ट्रांसक्राइब करते हैं, यानी इसे हम आमतौर पर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, जो कहते हैं जो इसमें होती है, और इसे हम आमतौर पर जो स्लैशेस में होती है उसे हम फोनीमिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब इसमें खैर फ़र्क तो हम मज़ीद आगे जाके पढ़ लेंगे। फ़र्क यही है कि इसमें हम आमतौर पर जब ट्रांसक्राइब करते हैं तो हमारा मकसद ये नहीं होता कि एक्चुअली स्पीकर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बल्कि हमारा ये मकसद होता है कि जो क्या कहते हैं कि जो स्पीकर है सॉरी जो हाँ ये तो सॉरी इफ़ दे रिप्रेजेंट कंक्रीट अटरेंस, हाँ ये तो सॉरी इतनी ये जो बात हुई है इधर तक, ठीक है, ये तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात हुई है, वही मैं देख रहा था कि पैरोल और परफॉर्मेंस। स्लैशेस की हम तब बात करते हैं व्हेन इंडिकेट स्पीच साउंड्स ऑफ अ सिस्टम लैंग और कंपिटेंट, यानी जब हम ये वाली स्लैशेस तब यूज़ करते हैं जब हमारा सिर्फ ये मकसद होता है कि हमने ये बताना है कि एक वर्ड है PARK, उसे इंग्लिश में किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है। उधर हमारा मकसद ये नहीं है कि मैं किस तरह प्रोनाउंस कर रहा हूँ, यानी मैं बेशक फाक कह रहा हूँ या मैं पाक कह रहा हूँ, तो ट्रांसक्रिप्शन जो स्लैशेस में होगी वो यही होगी, ठीक है, क्योंकि इधर वो अटरेंस शो की जा रही है जो कि एक साउंड सिस्टम एक लैंग्वेज में रिकग्नाइज्ड है, ठीक है। इधर स्पीकर की वेरिएशन को कंसीडर नहीं किया जा रहा, इधर एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन नहीं की जा रही बल्कि आइडियल ट्रांसक्रिप्शन की जा रही है कि इस वर्ड को इस तरह प्रोनाउंस करते हैं इस लैंग्वेज में। जबकि इधर क्या था, इधर मैंने वो डिटेल भी ऐड की जो कि मैंने एक्चुअली प्रोड्यूस की है, लेकिन इधर आइडियल ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है, जो कि या जिसे हम कहते हैं कि डिक्शनरी की ट्रांसक्रिप्शन होती है, यानी जो डिक्शनरी में ट्रांसक्रिप्शन होती है, यानी स्टैंडर्ड ट्रांसक्रिप्शन ये भी कह सकते हैं। या इधर हमारा ये भी मकसद होगा, फॉर एग्जांपल अब RP से किसी और एक्सेंट में चले जाते हैं, उस एक्सेंट में ये वाला वर्ड जिस तरह बोला जाता होगा उस तरह ही ट्रांसक्राइब किया जाएगा, बेशक स्पीकर किसी तरह भी बोल दे, ठीक है। ये बात हो गई। और जो ऑर्डनरी लेटर होते हैं उनको जब हमने आमतौर पर ट्रांसक्राइब करना होता है तो उन्हें प्रोवाइडेड या एंगल पॉइंटेड या एंगल ब्रैकेट्स में, यानी अगर हमने P को एज अ लेटर रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरह शो करेंगे, ठीक हो गया। तो ये था चैप्टर 1 का लेक्चर 2, और इस तरह चैप्टर 2 जो है 1 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, रिमेंबर इन योर प्रेस, जज़ाकल्लाहु खैरन एंड थैंक यू।